डियर स्टूडेंट, जेई 2025 22 जैन का जो है क्वेश्चन आज का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी बाय म्यू जीरो। ओके, अब देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरह से कर सकते हैं। देखिए हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू जीरो आई अपॉन 2r, ये हमने पढ़ रखा है। आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए कितने जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमें पूछा है बी बाय म्यू जीरो, तो ये बी बाय म्यू जीरो इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, इधर ले लिया हमने, तो आई अपॉन 2r, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी बी अपॉन म्यू जीरो, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ करंट एम्पियर, डायमेंशन ऑफ करंट जो ए लिखते हैं हम आई के लिए, और ये आर क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस, सो इट इज वी आर हैविंग एल, so here this dimension will become b by mu 0 is equal to al1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, ओके दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डियर स्टूडेंट, 2025 जेईई मेंस आज का पूछा हुआ क्वेश्चन 22 जनवरी का, फाइंड द करंट इन द सर्किट जॉकी इज एट द मिडल पॉइंट ऑफ 1 ओम। यहाँ पे ये जो जॉकी है इस 1 ओम रेजिस्टर के मिड पॉइंट पे है, मतलब ये समझिए कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इस 1 ओम के दो पार्ट 1/2 ओम 1/2 ओम ऐसे बता दिया। अब पूछा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब ये बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो हमको बताना है। ओके, ये बैटरी से जो करंट मतलब टोटल करंट आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो पहले हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको RP1 लिख दूं तो ये जो है 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 5/2, तो 2/5 ओम, ये इतने का हो गया। अब देखिए इसके साथ में 1/2 सीरीज में है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा RP1 प्लस ये 1/2, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2। आप इसको वर्कआउट करें तो 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 4 और ये 5, तो मतलब ये 9/10 ओम, कितना आ जा रहा है 9/10 ओम आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे करंट के लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो करंट I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। क्या करेंगे हम, जो है ये वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे जो बैटरी का है वो लेंगे, तो कितना है वो, सो दिस I इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय, अच्छा ये 9/10 भी क्या होगा, सो दिस इज ऑल्सो 0.9 ओम, तो यहाँ पे ये 0.9, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सो करंट इज 1 एम्पियर। डियर स्टूडेंट, 26 जन 2025 आज का क्वेश्चन, आज का जो जेईई मेंस का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ओके टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे ग्राफ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ओके टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लीनियर ग्राफ आना चाहिए। तो हियर वी आर हैविंग दिस सी ऑप्शन। देखो ये लीनियर ग्राफ नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ये रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, यहाँ पे नॉन लीनियर है, ये लीनियर वाला ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डियर स्टूडेंट, जेईई 2025 26 जनवरी आज के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ए पॉइंट मास। क्या बता रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये स्फीयर हमने ले लिया, इसका मास सपोज उसने कितना बता दिया, m बता दिया है, ओके और ये एक पॉइंट मास पे, ओके फोर्स F, इस पॉइंट मास का जो है सॉरी पॉइंट मास, उसका मास हम स्मॉल m कंसीडर कर लो, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो F है, ओके फोर्स कितनी हो रही है, F फैक्टोरियल। अब देखिए इसके साथ अब एडिशनली क्या बताया, नॉन इकोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ मास m/7 इज रिमूव्ड। देखो इसके सेंटर से कुछ हिस्सा ये इतना रिमूव कर दिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने स्फीयर बता दिया, ओके चलो इसको भी ब्लू से बताते हैं, ठीक है चलो यहीं पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने स्फीयर बता दिया था, अब इसमें हमने ये इतना हिस्सा, ये जो है ना इतना हिस्सा रिमूव कर दिया, तो ये इतना हिस्सा जो रिमूव करा
तो ये कितना है m/8, ये कितना है सॉरी m/7 है, ये जो है m/7 है। तो अब बताओ ये बचा हुआ कितना रहेगा। ओके, अब जो बचा हुआ रहेगा, ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके दिस वन, ओके लेट दिस विल बी, चलिए यहीं पे लिखे। तो अब ये जो बचा हुआ रहेगा 6m/7 हो जाएगा। ओके, m माइनस m/7, m माइनस m/7 कितना हो जाएगा 6। ये वाला पोर्शन आप इतना देख लो, ये जो है इतने वाला, ये इतना रिमूव कर दिए, तो इसका मास कितना है 6m/7। अब बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे पॉइंट मास है उसी डिस्टेंस पर अब ये कितनी फोर्स लगाएगा, लेट उसका नाम दे दो f डैश या f न्यू आप नाम दे दो, ठीक है। तो अब ये f डैश बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फोर्स लिख दो, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपको मिलेगी G, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो G m1 m2, तो ये कैपिटल M ये स्मॉल m डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस रहेगा r²। इसी तरह से आप वर्कआउट करके ये f डैश के लिए लिख दो, ये इसके लिए, तो यहाँ पे G अब मास कितना है तो 6m/7 है, 6m/7 इनटू ये स्मॉल m डिवाइड बाय r²। अब इसको वर्कआउट कर लो। ओके, आप क्या करें, ओके यहाँ पे ऐसे लिखे, मैं यहाँ वर्कआउट करता हूँ, चलो ओके चलिए। तो ये लिखा मैंने f डैश बाई f, सो दैट इज इक्वल टू, ऊपर हमने ले लिया, ठीक है। तो ये लिखा मैंने G, ये m स्मॉल m और यहाँ पे आया 6/7 डिवाइड बाय, ओके ये यहाँ पे जो ये r² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। ओके चलिए इसको हम थोड़ा सा जो है थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कवर हो रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके चलो यहाँ पे जो है ना ये ठीक है, ये f डैश डिवाइड बाय f। ओके अब देखिए यहाँ पे f डैश क्या है, ये पूरा थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा G, उसके बाद ये कैपिटल M लिखो, फिर स्मॉल m, उसके बाद ये 6/7 और यहाँ पे डिवाइड में r² भी है। इसी तरह ये भी लिख दो आप GM डिवाइड बाय ये r², ठीक है। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है ये GMM ये भी कैंसिल, ये r² ये भी कैंसिल, तो f डैश इज इक्वल टू 6/7f। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वी आर हैविंग दिस इज द B। ओके, B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डियर स्टूडेंट, JEE 2025 जैन आज ही के पेपर का जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दे रखा, पहला सेंटेंस ये स्टेटमेंट असर्शन बोल के दिया है, व्हेन YDSE सेटअप इज डिप्ड इन अ डेंसर मीडियम द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। तो YDSE सेटअप को अगर हमने किसी डेंसर मीडियम में डिप्ड करते हैं तो उसकी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है, ऐसे बता रहा है। अब देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा d/d होता है। तो देखिए ये फ्रिंज विड्थ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये कैपिटल D और स्मॉल t तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहे हैं। और लैम्डा वेवलेंथ अगर डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जितना होगा उतने टाइम्स कम हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे लैम्डा मीडियम अगर मैं लिखूं, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, तो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है, ओके ये लैम्डा सॉरी म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, तो इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसका यहाँ पे जो दे रखा है फ्रिंज विड्थ डिक्रीज या डिक्रीजेस, सो दैट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस है। तो ये जो है ट्रू हो गया, दिस इज वी आर हैविंग ट्रू सेंटेंस। ओके ये जो है करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीज इन ए डेंसर मीडियम बट द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। देखिए मीडियम के बदलने से वेवलेंथ बदल जाती है, अभी हमने देखा वेवलेंथ जो है म्यू टाइम्स कम हो जाती है डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पे अगर हमने देखा ये जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, तो अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स बदलेगा तो ये फ्रीक्वेंसी बदलेगी। सो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम के बदलने से। तो अब जो है ये मीडियम के बदलने से क्या हो रहा कि डेंसर मीडियम में वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जा रही। तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब स्पीड भी कम होगी, सो स्पीड डिक्रीज। ओके, स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीज इन अ डेंसर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो यहाँ पे आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये जो है सही ऑप्शन रहेगा।
डियर स्टूडेंट, जेई 2025 22 जैन आज ही के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ए कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज क्रिएटेड। देखो एक स्फीयर बताया जिसका रेडियस r है, उसमें से r/2 रेडियस के स्फीयर, ओके वैसी ही, ओके स्फीयर जैसी एक कैविटी बनाई गई। ओके मतलब इतना मास उसमें से निकाल लिया गया, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड कैविटी। तो अब ये जो है ना, एक्सिस कैसा होना चाहिए, कैविटी से भी जाना चाहिए और सेंटर ऑफ द स्फीयर से भी जाना चाहिए। तो अब देखिए ये सिंपली, ओके जो कैविटी है वो भी स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ये जो पूरा मास है इसकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और ये इतनी कैविटी की वजह से जो आता है वो रिमूव करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या पता करोगे, इसकी वजह से अगर आई आ रहा है और इसकी वजह से अगर आई डैश आ रहा है, सो यू विल राइट आई माइनस आई डैश। क्या लिखोगे आप, आई माइनस आई डैश, ठीक है। चले मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो पहले थोड़ा हम वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद। अब देखिए इसका मास m मान लो, इसका मास जो है m डैश मान लो। तो m डैश कितना होगा, क्यों, तो बेसिक फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है, तो 2/5 mr², ये बेसिक फार्मूला। तो खैर ये जो टोटल जो पहले वाला स्फीयर है, बड़ा स्फीयर, उसकी वजह से तो आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस वन, तो आई डैश होगा दैट विल बी 2/5 m डैश, और इसके रेडियस को अगर हमने r डैश मान लिया तो ये r डैश स्क्वायर, और r डैश क्या है तो वो भी लिख लो। तो 2/5 ये m डैश और r डैश, चलो दोनों एक साथ लिखते हैं। तो बताइए r डैश तो दे रखा है r/2, व्हाट अबाउट m डैश। तो देखो यहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो मटेरियल तो सेम है, डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसको कि भाई m डैश डिवाइड बाई m इज इक्वल टू r डैश डिवाइड बाई r, इसका क्यूब कर दिए। तो अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे तो m डैश बाई m इज इक्वल टू, ये r डैश क्या है तो r/2 है, डिवाइड बाय r का क्यूब, तो ये r कैंसल, 1/2 का क्यूब, तो m डैश इज इक्वल टू, ओके ये m उधर ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइड बाई 8, तो ये आपके पास जो है m डैश आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये सारी चीजें यहाँ पुट कर दो, तो आई डैश माइनस आई, सॉरी आई डैश पहले लिख देता हूं मैं, आई डैश इज इक्वल टू 2/5, ये हो गया m/8, और ये हो गया r/2 होल स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है हमको, तो हमको जो है ना, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये टोटल उसमें से ये वाले कैविटी के लिए, कैविटी का जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो यू कैन वर्कआउट दिस वे, आई माइनस आई डैश, सो दैट विल गिव ये 2/5 mr² माइनस ये 2/5, ओके आप ऐसे लिख दे 2/5 ये m/8, ओके m/8, और यहाँ पे लिखा हमने r/2 ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वर्कआउट कर ले आप, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ करीब से लिखता हूँ, सो 2/5 ये mr², ओके 2/5 ये mr² माइनस, अब ये 2/5 ये m/8 r²/4, ओके r²/4। सो अब आप इसको वर्कआउट करेंगे, सो यू विल गेट, ओके 31/80, ओके आप इसको वर्कआउट करो, सो यू विल गेट 31/80 mr²। So this is, we are having the answer 31/80 mr², this will be the correct option, ये ऑप्शन चेक कर ले आप, सो ये जो है करेक्ट आंसर रहेगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ टू बबल्स। देखिए यहाँ पे टू बबल्स दे रखे हैं, पहले वाले बबल का रेडियस r1, दूसरे वाले का r2, और क्या मेंशन किया है, r1 इज ग्रेटर देन r2। अब आपको क्या बताना है कि इसकी जो कॉमन सरफेस होगी, यहाँ पे जो कॉमन सरफेस होगी इसका रेडियस क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए जो हम चेंज इन प्रेशर जो लिखेंगे, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा अगर हम पहले के लिए लिखे, सो चेंज इन प्रेशर
प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओके, बबल है तो इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ सरफेस रहेगी, सो 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइड बाय रेडियस r1। सिमिलरली दूसरे के लिए लिखेंगे, सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टेंशन डिवाइड बाय रेडियस r2। अब आपको नेट पता करना है, सो नेट ओके दैट विल बी ओके डेल्टा p विल बी इक्वल टू डेल्टा p2 माइनस डेल्टा p1। अब देखो डेल्टा p2 क्यों बड़ा लिखा हमने, because here radius r2 is smaller, so delta p2 will be greater। अब यहाँ पे आप वर्कआउट कर लो, बस यहाँ पे पुट कर लो। अब डेल्टा p2 कितना है, तो ये हमने लिखा 4t by r2 ओके, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा नेट 4t by r। लेट कॉमन जो सरफेस है उसका जो रेडियस है हम क्या ले लेंगे, वो r ले लेंगे, तो कॉमन सरफेस पे चेंज इन प्रेशर कितना आएगा 4t by r, दैट इज इक्वल टू, अब ये लिख देंगे 4t by r2 माइनस 4t by r1। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आगे वर्कआउट करता हूँ मैं, तो ये आप 4t कॉमन आप लेके उसको कैंसिल कर सकते हैं, सो 1 by r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 by r2 माइनस 1 by r1। इसको वर्कआउट कर लो तो ये r1 r2 ये आ जाएगा ऊपर r1 माइनस r2, तो दिस इज वी आर हैविंग 1 by r, so therefore r is equal to r1 into r2 divided by r1 minus r2, so this will be the correct option। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस की जो कंडीशन होती है वो सिंपल है, आप ये याद ना रखें कि पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या कैथोड जिसको हम कहते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। सिंपल कंडीशन ये है कि अगर देखो इसको हम एनोड कहते हैं, ये वाला कैथोड, तो कैथोड का पोटेंशियल यहां लिखता हूं फॉरवर्ड बायस, ये जो शॉर्ट में लिखा मैंने, अगर वोल्टेज एट एनोड ग्रेटर देन वोल्टेज एट कैथोड है तो फॉरवर्ड बायस होता है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब छोड़ दे, आप सिंपल देखे ये एनोड है ये कैथोड है, तो एनोड पे पोटेंशियल ज्यादा होना, तो यहाँ पे देखो ये जो कनेक्ट है इट इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि 0 वोल्ट है, यहाँ भी ग्राउंडिंग, इसको 0 वोल्ट। अब चेक कर लो भाई, ये पहले वाले केस में एनोड पे 0 है, कैथोड पे -15 है, तो ये कम है ये ज्यादा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यही ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर यू आर हैविंग। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम इज a0, then radius of the electron in He plus ion in third excited state is a, then ratio a by a0 is। देखो ये जो a0 ओके इट इज बोर रेडियस, ग्राउंड स्टेट दिया है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हमें पता है कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन ये होता है n स्क्वायर बाई z इंटू ये a0, बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है। तो यहाँ पे n क्या है भाई, कौन से स्टेप, कौन सा नंबर, कौन से लेवल का जो है ऑर्बिट है, तो यहाँ पे ये जो नंबर रहेगा ओके, सो दिस इज गिवन एज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सो n क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी ओके, n इज इक्वल टू 4 होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो n इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, हीलियम ओके, इट इज हैविंग atomic number as 2। now put this one, so here this r we can write as, it is given as a, so I can write this a is equal to n square को आप लिख दो ये 4 square डिवाइड बाई ये z का वैल्यू 2 है इंटू a0, so you will get 16 by 2 okay, 16 by 2, so you will get this a by a0 okay, a by a0 is equal to 8 okay, so sorry यहाँ पर just change करें, this is a0 by 8, so from this you can write a0 by 8, sorry a0 by a will be equal to 1 by 8 okay, तो a0 by 8 कितना हो जाएगा 1 by 8 हो जाएगा, ठीक है, so this is the correct option। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, a charge of value q is placed at the edge of the imaginary cube of side A as shown in figure, find the net flux passing through the cube।
देखो ये एक क्यूब दे रखा है और इसके ये इस एज पर एक चार्ज क्यू दे रखा है। अब पूछा है कि इस क्यूब से जो नेट फ्लक्स पास होगा, ओके, वो कितना होगा। देखिए हमने जो फॉर्मूला हम जो पढ़े हैं कि तो उसके लिए क्या है कि भाई नेट फ्लक्स कितना होता है, दैट इज चार्ज इनक्लोज बाय द फ्लक्स इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे अगर बेसिक हम देख लें, सो फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है टोटल फ्लक्स। तो अब ये तो इनक्लोज नहीं है, तो इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, तो आप इसके सामने एक रख दोगे तो भी नीचे से ओपन दिख रहा है, तो नीचे से दो और लगाने पड़ेंगे। मीन्स यहां पे अगर बात समझे तो 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द चार्ज, टू इनक्लोज, ओके, टू इनक्लोज द चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 क्यूब लगेंगे, ओके। तो ये जो फ्लक्स फॉर 4 क्यूब दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसने एक ही क्यूब से पूछा है, तो 4 क्यूब के लिए इतना है, तो 1 क्यूब के लिए कितना आ जाएगा। सो देयरफॉर 5 पर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/4 इसका। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दिस B1। Dear student, question is given, a closed harmonic pipe in 9th harmonic resonate with the 4th harmonic of open pipe. L close is given as 10 centimeter. Find the length of open pipe. देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो लेंथ है क्लोज पाइप की वो दिया है, और साथ में क्या बताया है कि जो 9th हार्मोनिक है, ओके, क्लोज पाइप का, वो किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप। तो पहले हम ये कंडीशन लिख देते हैं, 9th हार्मोनिक, सो 9 टाइम्स ऑफ ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लोज वन, तो उसको हम FC लिख देते हैं। ये किसके बराबर रेजोनेट कर रहा, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। सो 9FC इज इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक, तो 4 से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके आती है फोर्थ हार्मोनिक, सो 4 इंटू ये F ओपन। अब ये जो क्लोज्ड पाइप है, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 9, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी V अपॉन 4L, तो 4L क्या लिखेंगे, ये LC क्लोज, ठीक है, इसको हम लिख देंगे दिस इज LC, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F नॉट को क्या लिखेंगे, V डिवाइड बाय 2L, सॉरी LO, ओपन के लिए LO कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ वर्कआउट कर लो, तो हमको चाहिए ओपन पाइप के लिए, तो LO इधर ला लो, सो LO डिवाइड बाय ये LC, दैट इज इक्वल टू, इधर 4 बचा, ये 4 उधर जाएगा और ये 9 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग, ओके, ओके, ये 2 बचा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8/9, ओके। LO बाय LC कितना आ गया, 8/9। लेकिन हमको तो LO ओपन जो पाइप है उसकी लेंथ पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 8/9 इंटू LC। सो ये हो जाएगा 8/9, LC कितना है, 10 सेंटीमीटर, सो यू विल गेट 80/9 सेंटीमीटर। So this D option is the correct one. डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत छोटा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, ओके। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, ओके, Q1। नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the gaps of the plates. Now the charge of the capacitor is Q2. Find Q1 by Q2. देखिए जब बैटरी से चार्ज कर दिए तो कैपेसिटर में चार्ज आ गया Q1। अब क्या बोल रहा है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, ये इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो Q2 है, तो पूछा है कि ये Q1 by Q2 का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज दिस रेशियो। देखिए बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अब तो और चार्ज दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना रहेगा, मतलब Q1 और Q2 दोनों सेम है,
तो Q1 और Q2 दोनों सेम है, सो व्हाट विल बी द रेशियो, दैट विल बी 1. सो दिस इज योर आंसर. तो बहुत सिंपल कंसेप्ट से करेंगे तो बिल्कुल आप जो है ना बस 2 सेकंड में आंसर था आपका. चलिए अगर किसी को मैथमेटिकली करना है, ठीक है ना, कंसेप्टुअली अगर क्लियर नहीं है, मैथमेटिकली अगर करना है तो क्या करेंगे कि भाई चार्ज का फॉर्मूला होता है. चलो पहले चार्ज बताया Q1, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, C इंटू V1, C1 V1 लिख दो. चलो ओके. सो बैटरी का वोल्टेज V1 और ये जो है कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 ले लिया हमने. अब जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिए, तो हम जब चार्ज ले रहे हैं, सपोज जब हो गया Q2, तो अब जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा. तो हमने लिख दिया ये C2 और वोल्टेज को लिख दिया V2. C2 क्या हो जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है, तो पहले के मुकाबले में ये बढ़ के लिख देंगे हम. ओके, कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या होती है, बढ़ती है, तो Q2 इज इक्वल टू C2 को क्या लिखेंगे, K टाइम्स C1. और पोटेंशियल क्या होता है, K टाइम्स कम हो जाता है, तो V2 को क्या लिखेंगे, V1 बाई K. तो ये K कैंसल, तो ये C1 V1 क्या है, दैट इज Q1. तो Q2 is equal to Q1. So this option A is correct one. Okay. Dear student, देखिए ये जो YDSE है, इस पे दूसरा क्वेश्चन एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछा है. ओके, अब देखिए इसमें क्या पूछा है और सेम कंसेप्ट के ऊपर पूछा है. ओके, क्या पूछा है देखिए, इफ होल YDSE apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then what is the effect of fringe width. ओके, अगर हमने ये पूरा YDSE जो सिस्टम है apparatus पूरा की पूरा अगर हमने एक ऐसे लिक्विड में डुबो दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ पे कितना क्या इफेक्ट होगा ये पूछ रहा है. तो देखो हमने जो है ना जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होती है फ्रिंज विड्थ. सो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू ओके लेमडा डी बाई डी. तो इसमें ये दोनों तो सॉरी लेमडा डी बाय डी, तो ये डी कैपिटल और ये स्मॉल डी, ये स्लिट के जो विड्थ होती है, स्लिट के जो गैप है और ये डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है, ये तो कांस्टेंट रहेंगे. तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. और ये जो लेमडा होती है किसी भी मीडियम में, लेमडा मीडियम, ये जो है ओके म्यू टाइम्स कम हो जाती है जितनी एयर में होगी. ओके, तो ये क्या होती है किसी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब लेमडा बाय म्यू. तो अगर वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो रही है तो फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स कम हो जाना चाहिए. तो सिंपली यहाँ पे जो आंसर रहेगा फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस. सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है two spherical black bodies of radius 0.8 meter and 0.2 meter are at temperatures of 400 Kelvin and 800 Kelvin respectively. Find the ratio of heat, okay, rate of heat loss, rate of heat loss ऐसे रहेगा. rate of heat loss, rate मतलब क्या होगा जनरली, टाइम रेट. सो हीट एनर्जी होगी, एनर्जी बाय टाइम, सो दैट विल बी पावर. तो यहाँ पे बात जो क्वेश्चन पूछा है वो किसके रेशो पूछा है, पावर की रेशो पूछा है दोनों भी केस में. तो पहले केस में लिख दे चलो पावर P1, तो सिग्मा ए टी की पावर ओके 4. इसी तरह P2 इज इक्वल टू सिग्मा ए A1 A2 कर दो, अलग अलग है, ये T1 ये T2. ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका सिग्मा एरिया कितना हो जा रहा है. ओके, सो ब्लैक बॉडी स्फेरिकल, सो एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर, रेडियस कितना है पहले वाले का 0.8, तो हमने लिख दिया ये 0.8 इंटू ओके 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये एरिया होगा, टेम्परेचर कितना है तो 400 केल्विन. तो यहाँ पे 400 की पावर 4, ओके पावर 4. इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए सिग्मा इंटू 4 पाई और यहाँ पे 0.2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे कितना टेम्परेचर 800, सो 800 की पावर 4. अब बस इसका रेशो ले लो, तो रेशो में देख लीजिए क्या कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो P1 बाय P2 आई कैन राइट, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हम लिख सकते हैं ये 0.8 डिवाइड बाय ये रेशो 0.2, इसकी पावर 2 कर देंगे और ये दोनों की भी पावर सेम है
तो हम ऐसे लिख देंगे 400 डिवाइड बाय 800 इसकी पावर 4। तो देखो ये फ्रैक्शन कट जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शन कट जाएगा तो 8/2 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 की पावर 4। तो अब देखो ये 4 का स्क्वायर 16 और 1/2 की पावर 4, सो 1/16 आ जाएगा, ये 16 आया 1/16, तो आंसर इज 1। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो मेटल सीजियम और लिथियम, इनका वर्क फंक्शन बता दिया, सीजियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लिथियम के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन पर जो है एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है वो फॉल हो रही है दोनों भी प्लेट पर, तो विच प्लेट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सी प्लेट जो है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए कि जो लाइट फॉल हो रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ओके, तो अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे भैया लाइट की एनर्जी क्या होगी, सो एनर्जी E इज इक्वल टू, ये हम अप्रोक्सीमेट जैसे लिखते हैं 1240 लेमडा इन नैनोमीटर, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर लेमडा नैनोमीटर में है तो यहाँ पे सिंपली रख दे आप ये 1240, लेमडा वेवलेंथ कितनी है 550 नैनोमीटर, तो ये सिंप्लीफाई कर ले, इसको अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो ये 125 ऐसे अगर ले 125 बाय ये 55, तो आप वर्कआउट करेंगे, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25/11, तो ये क्या होगा, इट इज लेस देन 2.5, ओके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो जो एनर्जी आ रही है इस लाइट की जो इन दोनों प्लेट पे फॉल हो रही है, तो देखिए 2.5 से कम, तो आप अप्रोक्सीमेटली लेट कंसीडर कर ले कि भैया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब देखिए 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ये जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा होना, तो ये सीजियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है लेकिन लिथियम के वर्क फंक्शन से कम है, तो ये जो लिथियम है इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा लेकिन सीजियम पे होगा, सो ओनली फॉर सीजियम, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, स्टेटमेंट 1, ओके, कंडीशन क्या दिया है कि दो बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करके बताया है। स्टेटमेंट 1 दिया नेट ईएमएफ इज लेस देन ईएमएफ ऑफ एनी ऑफ देम, जो दो बैटरीज है ओके उनमें से किसी एक से कम होगा, ऐसे बता रहे हैं। स्टेटमेंट 2 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनसे कम आएगी। अब देखिए ये तो बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला तो बिल्कुल सही है, ओके दिस इज ट्रू। क्यों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है, जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो कॉम्बिनेशन में जो छोटी रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम रहती है, मतलब दोनों से भी कम आएगी, सो दिस इज सिंपली ट्रू। अब सिर्फ ये वेरीफाई करना है, तो आप क्या करें आसानी के लिए, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आप दे दे बैटरी के, नहीं तो सिंपल आइडेंटिकल वाले दो बैटरीज ले लो, यहाँ पे कंडीशन नहीं किया ना भाई, कौन से भी ले सकते। सो अगर हमने आइडेंटिकल वाले ले लिए तो आइडेंटिकल अगर हमने ऐसे बता दिए कि ये बैटरीज जो है ना ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये हमने ऐसे बता दिया दिस आर कनेक्टेड, तो अब इसके लिए क्या था कि भाई इसको हमने, ये भी ई है, ये आर, ये ई ये आर, तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, तो हमें पता है कि भाई जो ई इक्विवेलेंट बनता है दैट इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस ई, ये E1/R1 प्लस E2/R2, तो लेकिन दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे वर्कआउट करेंगे तो इसको आप x मान लो, x प्लस एक्स 2x मतलब 2E/R डिवाइड बाय, ये भी समझ लो कि ये y है, ये y प्लस y 2y, तो 2 इंटू 1/R, तो ये r और ये r कैंसल, 2 कैंसल, आंसर आ गया E। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 10 ले लो, इसको 6 ले लो, जो भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना हर केस में सही नहीं आए, एक आध बार सही हो सकता है,
लेकिन हर सिचुएशन में सेम नहीं होगा, इसलिए हमने ये जो सिचुएशन बिल्कुल जो है गलत साबित हो सकता है स्टेटमेंट, वो बता दिया मैंने, सेम वैल्यू लेके बता दिया। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, दूसरा जो है ट्रू रहेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए जिसमें पहला स्टेटमेंट फॉल्स और दूसरा ट्रू, वो सही ऑप्शन रहेगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट 1, VSD इज ऑलवेज MSD। ओके, वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज लेस देन MSD। सो ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, दिस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, हमेशा VSD जो है MSD से कम होता है। स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है, वर्नियर कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ MSD एंड नंबर ऑफ VSD। तो देखो ये गलत हो जा रहा है। ये जो वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट, तो ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ये होता है लिस्ट काउंट। या ऐसा भी हो सकता है दूसरा फॉर्मूला, ये हमेशा जो है ऑलवेज ट्रू। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब अगर हमने ऐसे लिखा NVSD इज इक्वल टू N माइनस 1 MSD, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये जो लिस्ट काउंट होता है दैट इज 1 MSD डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये प्रोडक्ट नहीं, ये जो है डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है फॉल्स है। तो आप वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस x ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट का प्लेस है उसी प्लेस पर इमेज भी बनना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है x, ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे लेंस कौन सा दिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। उसको क्या किया, ये जो एक साइड से सिल्वरिंग कर दिया। तो जो सिल्वरिंग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये किस तरह का जो है कॉम्बिनेशन बनता है, सो ये कॉम्बिनेशन एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करता है। और इसमें क्या होता है कि भाई ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, और उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो फिर से रिफ्रैक्टिंग वाली सरफेस, मतलब 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और 1 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो इसका अगर हम पावर के लिए इक्वेशन लिखे, इसकी इक्विवेलेंट पावर होगी 2PL, मतलब पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये जो इक्विवेलेंट पावर लिख रहे हैं ये बनेगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब देखिए कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, ओके, पावर होती है, तो माइनस 1/f इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव होती है पावर। अब इसके बाद 2 इंटू ये पावर जो लेंस की होती है वो पॉजिटिव है, तो 1/fl रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फिर ये लिखा हमने Pm इज इक्वल टू माइनस 1/fl। ये जो है इसका मिरर जो है, तो मिरर के लिए पावर निगेटिव होती है, कॉन्केव मिरर के लिए, और ये भी कॉन्केव मिरर है, तो हमने ये निगेटिव लिखा है। ठीक है, अब देखिए माइनस 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू ये 1/fl क्या होगा, तो 1/fl आप जो है ना, जो लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए r1 r2 दोनों सेम है, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू सिंपली r। लेकिन जो r1 है वो तो प्लस r रहेगा, r2 कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। देखिए ये इधर वाला r होता है और इधर वाला ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, तो हमको साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो माइनस r, तो ये माइनस और माइनस प्लस होके 1/r प्लस 1/r, तो वो 2/r हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 1/fl होगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, या fl हो जाएगा r डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो ये fl आप वहां पुट कर दे, तो सिंपली ये 1/fl मैं यूज कर लेता हूँ म्यू माइनस 1 इंटू 2/r माइनस। अब देखिए ये fm लिखना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो वो होती है माइनस r/2, तो ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वर्कआउट करेंगे, ये 1/f इक्वल इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल इज इक्वल टू माइनस 2/r इंटू 2 म्यू माइनस 1। ये आपके पास जो है इक्विवेलेंट 1/f इक्विवेलेंट आ गए। तो f इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे यहाँ, तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस r डिवाइड बाय 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। ये जो है f इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब देखिए ये जो है एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करता है, मैंने बोला है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो रिफ्लेक्ट होके इमेज यहीं पे बनना, मतलब इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम, मतलब v इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे अगर हमने मिरर वाला फॉर्मूला यूज किया
तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, देखो मैं अब इसको रब कर देता हूं, ये मैंने सिंपली लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना, तो ये हमको समझ में आ गया क्या आया, ये हमने यूज कर लिया। चलो मैं यहाँ पे जो है ना अब मिरर फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, यस बताएं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो u और v दोनों सेम है, तो v इज इक्वल टू u रख दो मैं, तो 1/this, ये एफ इक्विवेलेंट, ये जो हमारा एफ इक्विवेलेंट है उसकी बात कर रहे हैं। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को कॉनकेव मिरर की तरह यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/u, तो ये क्या हो जाएगा 2/u हो जाएगा। तो अब इसको u को वर्कआउट करो, सो u इज इक्वल टू 2 इंटू ओके एफ इक्विवेलेंट, तो ये 2 इंटू एफ इक्विवेलेंट अभी हमने वर्कआउट किया, सो दैट इज वी आर हैविंग माइनस r डिवाइड बाय 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, तो ये 2 कैंसल, ये हो जाएगा माइनस r डिवाइड बाय 2 म्यू माइनस 1, तो ये जो है डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो दिस विल बी r डिवाइड बाय 2 म्यू माइनस 1। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। तो जनरली अगर हमने ऐसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कंसीडर किया तो ये देखो अपोजिट हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस नेगेटिव, सो दिस विल बी द आंसर। तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट होगा, ओके। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, देखिए an electron in the ground state of a hydrogen atom has the orbit radius 5.3 into 10 की power minus 11 meter, while that for the electron in the third excited state is 84.8 into 10 की power minus 11 meter. The ratio of de Broglie wavelength in the excited state to the ground state is, अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया, एक ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस बता दिया और एक थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए रेडियस बता दिया। अब ये पूछा है कि भाई इन दोनों केस में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगी उसका रेशो क्या होगा। अब देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, तो हमको पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे इस केस में किस तरह का फॉर्मूला बनता है वो देखना है। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे, देखो जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट करता है, ओके, जिस लेवल पे वो ऑर्बिट करता है उसके लिए कंडीशन बताई है बोर्स ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में, जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होती है, मतलब L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो अब ये L क्या होता है, तो हमको पता है वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, सो P इंटू आर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा रिकॉल करें कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, ओके, h अपॉन p होता है। तो अब इसी फॉर्मूले से h अपॉन p को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके, यहाँ पे बताते हैं चलो। तो ये h, ये p को इधर ला लो, सो h बाय p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई इधर ले लो, सो 2 पाई ये r डिवाइड बाई n, सो ये h बाई पी क्या हो गया, दैट इज लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाई n। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब क्या बोला है, अब यहाँ पे n दे दिया जो लेवल होता है, ठीक है ना, ऑर्बिट का, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू और उसी के हिसाब से रेडियस, तो इनका रेशो लेना है। तो रेशो किसका पूछा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ओके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएंगी 4, देखो ग्राउंड स्टेट के लिए 1, फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4 हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम उनका रेशो लिखते हैं, चलो इसको आगे हम वर्कआउट करते हैं। तो अगर मैं मान लू लेमडा जी फॉर ग्राउंड स्टेट दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, ओके, जी, इसको आर जी लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय एन की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह से ओके लेमडा 4, एन की वैल्यू 4 ले लेंगे, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड के लिए, तो लेमडा 4 लिख देंगे, सो 2 पाई आर 4 डिवाइड बाय 4। तो अब इन दोनों का रेशो लेना है आपको, सो देयरफॉर लेमडा 4 डिवाइड बाय लेमडा जी
ये थोड़ा सा हम क्लियर लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा 4 क्या है, तो ये है, सो 2 पाई R4, ओके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 84.8 इंटू 10 की पावर -11 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे सॉरी डिवाइड बाय 4, देन होल डिवाइड बाय लेमडा जी लिखना है, लेमडा जी कितना है, तो 2 पाई, अब यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट का रेडियस दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर 11 -11 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब देखो इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, सो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी 84.8, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 इंटू 5.3, 4 इंटू 5.3 तो कितना हो जाएगा, सो दिस विल गिव, ये 4 इंटू 5.3, so this will give 84.8 divide by 4 3 is 12, okay, 4 5 is 20, 21.2 हो जाएगा। तो आप देख लो एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे चलो दिस विल बी ओके आंसर, ओके 84.8 डिवाइड बाय 21.2, इट इज सिंपली 4, so this C option is the correct one।